बारी शुरू कर रहे थे कि हम अगर कहीं कोरोना है तो उसको कुंडली पे कैसे देखना है, और कोरोना ना हो उसके लिए क्या किया जाए। इन दो चीज़ों पे हम बात कर रहे थे। देखिए, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि कोरोना जैसा कोई भी वायरस अगर कहीं पे भी किसी के शरीर में जाएगा तो उसको जब तक कोई इनवाइट नहीं करेगा, यानी कि दरवाजे नहीं खोलेगा, तब तक वो उसके शरीर में नहीं जाएगा, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अर्थात हमें अगर कोई भी वायरल बीमारी होती है तो हम किसी वायरस को अट्रैक्ट करते हैं या अलाउ करते हैं कि वो हमारे शरीर पे अपना किसी भी प्रकार का जो है क्षति पहुंचा सके। ओके, देखिए, वायरस यानी कि केतु को हम जानते हैं। केतु का काम है माइक्रो लेवल पर कोई भी काम करना। जो मैक्रो लेवल पे चीजें होती हैं वो सारी राहु से होती हैं। प्लीज म्यूट करते जाएं सभी। रमेश जी म्यूट कर लीजिए प्लीज अपना। जी सर। ठीक है, तो कोई भी चीज जब होती है हमें हमेशा याद रख लेना चाहिए कि माइक्रो लेवल पे एवरीथिंग स्टार्ट। कोई भी संसार की शोर नहीं। प्लीज, जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है, मोनिका जैन जी प्लीज बंद करवा दीजिए, डिस्टरबेंस होती है प्लीज। तो संसार की कोई भी चीज हमेशा माइक्रो लेवल पे ही स्टार्ट होती है और माइक्रो लेवल से वो मैक्रो लेवल पे आती है। यानी कि वो जब सबसे छोटा कोई चीज होती है तो वो सबसे छोटे वाले लेवल पे जब होती है तो वो केतु के कारण से होती है। और केतु अपना प्रभाव सीधे सीधे डायरेक्टली तो कर नहीं सकता कि कोई भी चीज केतु खड़ा होकर अपने आप ही हो जाएगा, तो उसको टच चाहिए। टच के लिए मतलब कोई ना कोई तरीके से हमारे शरीर को वो टच कर सके और हमारे शरीर के अंदर आ सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, केतु जो होता है उसको शनि का साथ मिलता है तभी वो ऐसा कर पाता है। यानी कि टच हमारे शरीर में किसी भी तरीके का हम अगर फील करते हैं, जैसे कि अगर आप फील भी करना चाहें, हवा जैसे होती है वो टच का उसको सिग्निफिकेशन प्राप्त है। ये आप लोगों को पता ही होगा। मैं कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ जो कोई बहुत पहले कभी आप लोगों ने सुनी नहीं हो। तो यानी आना ईयरफोन ले आओ, मेरा कैलेंडर के पीछे है। तो टच जो है वो शनि से होता है। ठीक है जी। तो कोई भी वायरस अगर हमारे को टच करेगा, हमारे शरीर को टच करेगा, वो धीरे धीरे हमारे शरीर में अपना अधिकार जमाना शुरू करेगा। जैसे हम कोरोना की बात करें, कोरोना जो रोग है ये जब हमारे शरीर में आता है तो हमारे ब्लड में एक चीज होती है जिसे टी सेल कहते हैं। जो टी सेल है वो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है। यानी कि कोई भी फॉरेन एलिमेंट आने पर, प्लीज जहां से भी आवाजें आ रही हैं वो बंद कर दें। 9745258669 प्लीज बंद करिए आवाज को। माइक बंद कर दीजिए, आप सभी अपने माइक बंद कर दीजिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से। आप खुद महसूस करेंगे बार बार डिस्टरबेंस होगी, मेरा भी कंसंट्रेशन हटता है। तो आप प्लीज सभी जने माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे शरीर में एक जगह होती है हड्डी में, जो हमारी हड्डियां होती हैं उसमें एक बोन मैरो होता है। बोन मैरो के अंदर हमारे टी सेल्स रहते हैं। टी सेल्स का काम होता है हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन एलिमेंट, जैसे हमने कुछ गलत खा लिया तो भी वो आएंगे और उस रोग को फैलने से पहले रोकने का काम करेंगे, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करेंगे। और ये वाइट सेल्स का एक हिस्सा होते हैं, इसलिए ये सूर्य से जुड़े हुए हैं। कई बारी बात होती है, कई जगह पर मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि हमारे जो इम्यूनिटी है उसका कारक कोई मंगल बता देता है, कोई गुरु बता देता है। मैं किसी से किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं करते हुए जो मुझे समझ है वो मैं बता देता हूँ कि हमारे शरीर में जब भी रोग को रोकने की क्षमता की बात होगी,
इस ब्रह्मांड में जीवन को बेहतर करने की जब भी बात होगी तब हमेशा सूर्य का रोल रहेगा। रूपक जी प्लीज अपना माइक बंद कर दें, सभी जो नए लोग आ रहे हैं सभी माइक बंद करते चले जाएं। बाबू सर आप म्यूट ऑल कर दीजिए, आपके पास होगा ऑप्शन आई थिंक। बाबू ले आना लाल वाला। दीपक से मैं कर दूं? हाँ कर दे बेटा, मैं बनाऊं आपको? हाँ जी सर। हाँ बाबू लाल वाला ले आओ, लाल वाला फोन दो 1 मिनट। चलिए अब आप सिर्फ सुने मेरे को प्लीज, भगवान के लिए, क्योंकि रिदम टूट रही है मेरी भी बार बार ना। उस दिन भी यही हो रहा था, उस दिन भी इसी तरीके से सारी चीजें हो रही थी। मैं लर्न करना चाह रहा था कि किसी तरीके से ये वेबिनार में कन्वर्ट हो जाए, पर मुझे समझ नहीं आया। मैं कोशिश थी मेरी कि वेबिनार बन जाए, तो इसमें फिर कोई बोल ही नहीं सकता होता है पूरे उसमें जब तक बात चल रही होती है। तो इस समय मैं आपको जो बात बता रहा था कि हमारे शरीर में एक बोन मैरो होती है। बोन मैरो में जो होते हैं टी सेल्स होते हैं, जिनका काम होता है कोई भी फॉरेन एलिमेंट हमारे शरीर में जब अटैक करे तो वो उसको रोके। और अगर मैं अब ज्योतिष से इसको बताना चाहूँ तो ये फॉरेन एलिमेंट का मतलब हो गया राहु। कोई भी जो चीज फॉरेन, ये तो आप सब जने जानते होंगे, मैं कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं दिखा रहा, कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा जो आपको कहीं पे नहीं सुनी हो। आई थिंक कि 50% से ज्यादा लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कोई भी फॉरेन एलिमेंट यानी फॉरेन से कनेक्टेड कोई भी चीज है, दैट इज राहु। और अगर वो हमारे शरीर में आ रहा है और हमारा शरीर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रोकने का काम, जो जिम्मेवारी है, हमारे शरीर में भगवान ने एक टी सेल को दे रखी है। टी सेल आगे आकर उसको रोकता है ताकि रोग हमारे शरीर को जकड़ ना ले, पकड़ ना ले। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस लड़ाई में, क्योंकि वो छद्मवेशी होता है, हमेशा याद रख लेना, फॉरेन एलिमेंट हमेशा वो अपना रूप रंग बदलने की क्षमता रखता है। देखिए ऋषियों को कितनी कितनी समझ थी हर चीज की, उन्होंने हर छद्मवेशी यानी जो अपनी रूप को बदलने वाला है उसको राहु केतु से जोड़ा है। जो अपनी पूरे रूप को बदल के वो क्या करता है कि हमारे ही शरीर में हमारे टी सेल्स को जो है मिसगाइड कर देता है, जिसके कारण से वो थोड़ी जगह अपनी बना लेता है। जहां पे मिसगाइड नहीं होते हैं वहां पे टी सेल्स जो होते हैं हमारे रोग को रोक लेते हैं। अब हर शरीर में ये रोकने की क्षमता अलग होगी। हर शरीर की अपनी अपनी क्षमता है। वो कोई भी व्यक्ति जो है एक जैसे शरीर लेके नहीं पैदा हुआ, किसी का ज्यादा करता होगा, किसी का कम करता होगा। एक पॉइंट आपको मैंने जो बताया, ये चीज आप इसको पकड़ लीजिए, समझ लीजिए कि कोई भी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात आती है तो सूर्य को ही कंसीडर करना है, बाकी किसी को नहीं करना है। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, मैं किसी का वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सभी, अगर कोई अगर मैं पूरे उस एंगल से सोचूं तो कोई भी चीज मैं हमेशा ठीक होऊंगा ऐसा नहीं है। मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग बहुत बेहतर हो सकते हैं, ये संभव है। अब एक चीज मैंने उस दिन भी आपको बताई थी कि हमेशा याद रख लीजिए कि अग्नि तत्व लगन या राशि वाले जल्दी रोग को ठीक करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए। मैंने उस दिन भी चर्चा करी थी। उसके बाद पृथ्वी तत्व, उसके बाद वायु तत्व और जल तत्व वाली राशि, जिनको म्यूट साइन भी कहा जाता है यानी मूक राशियां भी कहा जाता है, ये रोग को कैच करती हैं, ये रोग को बार बार कैच करती हैं। इनका शरीर जो है रोग को ले लेता है बार बार, और ये अगर एक बारी बीमार हो जाते हैं तो इनको समय ज्यादा लगता है ठीक होने में। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे जो हैं वो कभी कभी दूसरे भी हो सकते हैं कि जल्दी बीमार हो जाएं और जल्दी ठीक ना हो। उसके पीछे अन्य जो ग्रहों की स्थिति होती है पूरी देखने के बाद ही आप समझ सकते हो। पर ऐसा भी संभव है कि किसी की अग्नि तत्व लगन हो और राशि जलीय हो, तो ये आप मिक्स इसको जोड़ लेंगे, यानी पॉइंट्स बना लेंगे, हर काम के अलग अलग पॉइंट्स बना लेंगे, जिससे क्वालिटी डिसाइड कर सकते हैं कि एक व्यक्ति का शरीर कितनी तरीके से सक्षम है रोग लेने या ना लेने के लिए या रोग से लड़ने में। ठीक है जी, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं हम कि इस सब के बाद हमारा जो लगन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लगन अगर किसी कुंडली में स्ट्रांग है, आप, मैं जर्नलाइज बता रहा हूं आपको आज बात,
जिस कुंडली में लगन स्ट्रांग है, उस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, उस पे कोई पाप प्रभाव नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं हो रखा, तो वो कुंडली में लगन आपको हर जगह पे समस्या से बाहर लाता रहेगा। ये याद रख लीजिए। जहां पे लगन वीक है, लगन पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, अष्टम, अष्टमेश या और नैसर्गिक पापी ग्रहों से संबंध बन रहा है कुंडली में, तो लगन वीक होने पे लगन की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ये सिर्फ रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की भी क्षमता कम हो जाती है। समस्याएं आएंगी ही आएंगी, अगर वो बार बार उसके जीवन में आएंगी, कभी रोग के रूप में आएंगी, कभी और समस्याओं के रूप में आएंगी, आती ही रहेंगी, कभी खत्म नहीं हो सकती अगर लगन पे पाप प्रभाव ज्यादा है। तो ये चीजें आपको ने कई कुंडलियों पे देखी होंगी, लोग आके बताते होंगे हमारी समस्याएं नहीं खत्म होती। कई बार क्या होता है कि हमें लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेटर्स का भी हमें डिफरेंस करना आना चाहिए, एक पहली बात। दूसरी बात है कि हर कुंडली में लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेटर्स का बैलेंस में आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। यानी कि अगर कहीं नॉन लिविंग ज्यादा है तो लिविंग में कम हो जाएंगी चीजें। अर्थात हमारे शरीर को अगर नॉन लिविंग चीजों से, साधनों से परिपूर्ण कर दिया भगवान ने, तो कहीं ना कहीं वो लिविंग में हमारे को कहीं वो उसका बैलेंस कराएगा, क्योंकि उसने देना उतना ही है जितनी देने की एक प्लेनेट की क्षमता है। अगर वो उसने जरूरत से ज्यादा नॉन लिविंग में दे दिया तो लिविंग में कमी कर देगा, नॉन लिविंग में ज्यादा दे दिया तो नॉन लिविंग के अंदर कमी कर देगा। अब ये हर कुंडली में दृष्टियों के आधार पर, और ये अभ्यास से ही आप सीख सकते हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई कहे कि ऐसा होगा तो वो, क्योंकि ज्योतिष जो है एक स्टैटिस्टिक्स की तरह है कि आप प्रोबेबिलिटी पे चलते हो सारी चीजें, कि ऐसा है तो ये होगा, ऐसा है तो ये होगा, मतलब मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज को जोड़ने के बाद एक रिजल्ट निकालना होता है। समटाइम्स वी कैन बी राइट, समटाइम्स वी कैन बी रॉन्ग। हम कोई वो तो है नहीं कि जैसे मौसम विज्ञानी है वो गलत हो सकते हैं, साइंटिस्ट गलत हो सकते हैं, तो हम भी गलत हो सकते हैं, इसमें कोई वाली बात नहीं है, क्योंकि हम भी एनालाइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाटा जो हमारे पास इकट्ठा हो रहा है, कि 1000 कुंडलियों में इस प्रकार से इकट्ठा करने पे ये चीज आ रही है। तो वो चीज हमारे को डैमेज करेगी या नहीं करेगी, उसके आधार पे हमें करना चाहिए। चलिए अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पे। उससे पहले एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जिसमें से मिलियंस ऑफ सेल्स डेली मरते हैं, डिवाइड होके खत्म हो जाते हैं और नए बन जाते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है, और ये प्रोसेस जो होती है हर ऑर्गन के हिसाब से अलग अलग होती है। स्किन के लिए अलग है, हमारे ब्रेन के लिए अलग होती है, हमारे बाकी ऑर्गन्स हैं उनके लिए अलग होती है, स्टमक में अलग तरीके से होते हैं, उनके सेल्स की डेज जो होते हैं वो अलग होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के डेज अलग हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के डेज अलग हैं। हर चीज मतलब जैसे ब्रह्मांड में जन्म लेती है वैसे मरती है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी हर जो अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग सेल्स हैं वो रोज मिलियंस में जन्म लेते हैं और मिलियंस में ही मर जाते हैं। इसके साथ साथ ये याद रख लीजिए, हर सेल जो हमारे शरीर में है 200 से 250 तरीके के काम करता है, एक तरीके का काम नहीं करता, 200 से 250 तरीके के काम करता है। और हर ऑर्गन के लिए अलग प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल की रहती है। टिपिकली अलग टाइप का रिस्पॉन्स, अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सेल काम करता है। ओके, चलिए मैं अब आपको शेयर करता हूं आप ये देख पा रहे हैं? क्या आप सबको ये दिख रहा है? जी हाँ, दिख रहा है। ओके, बस फिर म्यूट हो जाइए सब जने। देखिए जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपको एक ट्री जैसी कोई चीज दिख रही होगी, जैसे पेड़ होता है वैसा कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये पेड़ जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, यस तो सर। हाँ, दिख रहा है। ये पेड़ जो दिख रहा है, इसी तरह से हमारा शरीर भी, जैसे यथा शरीरे तथा ब्रह्मांडे हमारे वेदों में कहा गया, जैसा शरीर के अंदर है वैसा ही ब्रह्मांड में है। मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि हर रोज तारे टूटते हैं, खत्म हो जाते हैं, सारी चीजें हो रही हैं। उसी तरह से ये यहाँ पर भी
सारी चीजें हो ही रही होती हैं हमारे शरीर में भी, रोज नई चीजें बन रही हैं, खत्म हो रही हैं, नई चीजें बन रही हैं रोज हमारे यहाँ पर शरीर के अंदर ही जो है ना ब्लैक होल का काम अपने आप ही चल रहा होता है सारा दिन। अब आप कुंडली में जब भी देखेंगे तो लगन जो ये वाला आपका ये घर है और लगनेश, ये कुंडली में अगर छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामियों से वीक है तो संघर्ष, दुख, पीड़ा, तकलीफ, हर जगह पे अड़चन मिलेगी। उसका दूसरा रूप अगर मैं लूं तो वो उस व्यक्ति को बहुत मेहनत करके ही चीजें प्राप्त होंगी, आसानी से नहीं प्राप्त होंगी। जबकि केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों के कारण से, उनके स्वामियों से अगर अच्छी स्थिति में है तो हमें चीजें भी आसानी से प्राप्त होती हैं। उसी तरह से ये हमारे शरीर में भी रोगों को आसानी से नहीं आने देना और आने पर भी उसको जल्दी ही ठीक करने की क्षमता रखता है, लगन और लगनेश अगर स्ट्रांग है तो। इस चीज को आप गांठ बांध के रख लीजिएगा। अब लगन भी अच्छा है, उसका किसी तरीके से नक्षत्र के माध्यम से भी नहीं और किसी और तरीके से भी उसके पर पाप प्रभाव नहीं है, तो वो रोग आराम से रोग को झेल जाएगा, आराम से रोग के साथ लड़ लेगा। अब इसके बाद आता है कि लगनेश, जो आपकी पूरी इम्यूनिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सारी चीजें दिखाता है कि आपका स्वभाव कैसा होगा, आपकी प्रकृति कैसी होगी, आपका व्यवहार कैसा होगा, आप कैसा रिस्पॉन्स देंगे परिस्थितियों में। अगर वो शुभ कतरी नहीं है, पाप कतरी की स्थिति में है, वीक है, शत्रुओं द्वारा दृष्ट है, 6-8 के स्वामियों के द्वारा दृष्ट है, तो ऐसे में वो बहुत वीक हो जाता है। ऐसे में उसकी स्थिति नहीं होती कि वो रोग या विपरीत परिस्थिति में सामना कर सके। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो जब नेगेटिव टाइम आता है तो वो झेल नहीं पाते हैं, उस समय उनके अंदर एकदम से वो हाथ पैर फूल जाते हैं। ये शनि ग्रह कराता है, निश्चित रूप से शनि के बगैर ये चीजें नहीं होती हैं, शनि ग्रह ही कराता है। अब जिस रोग की आज हम चर्चा करने बैठे हैं उसके लिए थर्ड हाउस जो है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। थर्ड एंड फोर्थ हाउस से आप लोगों के लिए बड़ी हैरानी होगी कि अराउंड 400 से 500 डिजीजेस जुड़ी हुई हैं, 400 से 500 डिजीज जुड़ी हुई हैं इससे, और ये सब की सब बिल्कुल अलग तरीके की डिजीज हैं जिसमें आप मतलब गिनती ही नहीं कर सकते, बहुत सारी डिजीज हैं। अब ये थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस, इन दोनों हाउसेस का जो है संबंध हमारे कंधों से और अपर जो लंग्स का एरिया है उससे जुड़ा हुआ है। हमारा जो अपर लंग का एरिया है और कंधे जो है इनसे ये जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों भाव। अब थर्ड हाउस और उसका लॉर्ड, फोर्थ हाउस और उसका लॉर्ड, अब ये कहाँ बैठे हैं, किनके द्वारा दृष्ट हैं, या हर कुंडली में स्थिति बदल जाएगी? हम तो जर्नलाइज चर्चा ही कर सकते हैं यहाँ पे। आज हम विशेष रूप से किसी दिन एक दिन क्लास रख लेंगे जिस दिन आप कुंडलियां पहले से भेज दीजिएगा, हम कुंडलियां 10 कुंडली कोई भी चुन के उस पर हम कर लेंगे चर्चा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे देखा जाता है। तो ये आप देखेंगे, एक सेकंड, कोई लोग वेट कर रहे हैं, उनको मैं अलाउ कर दूं जरा। थर्ड हाउस और उसका लॉर्ड, फोर्थ हाउस और उसका लॉर्ड, इसके साथ हमेशा आप याद रख लीजिए कि मिथुन राशि और कर्क राशि, ये दोनों को भी आपने कंसिडर करना है। अब आप मिथुन राशि और कर्क राशि के बाद ये चीज समझ लीजिए, आप में से सभी लोग जानते होंगे कि हम ईएनटी की बात करें तो ईएनटी में आपने देखा होगा कि ईएनटी रिलेटेड कोई भी बात होती है तो उसके लिए मरकरी जो है सिग्निफिकेटर है। आई थिंक एवरीबॉडी शुड नो इट। एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई लोग किसी के भी रोगों के ऊपर बात करने बैठता है तो उसे ये बातें जरूर मालूम होनी चाहिए। चंद्रमा जो है वो हमारा और बुध, ये दोनों एडॉप्टेबल प्लैनेट हैं, यानी कि वो परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। जिसके साथ बैठेंगे उसका चंद्रमा उसके रूप में ढल जाता है और बुध जो है उसके रंग में ढल जाता है, यानी कि वो उसकी तरह का व्यवहार करने लग जाता है। और चंद्रमा जो है उसकी पूरी चेंज कर लेता है अपना। मान लीजिए शराब के साथ डाल सकते हो तो शराब में जुड़ जाएगा,
गंगा जल भी है, और आप उसमें क्या कहते हैं लस्सी बनाएं, उसका कोई और खाने पीने की चीजों में डालें, उसका रंग रूप बदलता रहता है। उसमें आप हल्दी डालेंगे तो पीला रंग हो जाएगा, उसमें कोई लाल रंग की चीज डालेंगे तो अपना लाल रंग कर लेगा, वो अपना रूप बदल लेता है एकदम से। और बुद्ध जो है वो किसी के साथ भी बैठता है तो तभी उसको विश्वसनीयता नहीं मालूम है, इन दोनों के लिए विश्वसनीयता नहीं कही गई है। आप देखेंगे कि कहीं पे भी किसी भी कुंडली में अगर चंद्रमा इवन अगर दूर भी है और पाप प्रभाव में भी है, कई बार हम कह देते हैं ना 120 डिग्री दूर है तो बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है चंद्रमा। स्ट्रांग होने के साथ पाप प्रभाव में आने पर वो हेल्पलेस भी तो बहुत ज्यादा है। सूर्य के पास होता है, कम से कम सूर्य उसकी प्रोटेक्शन तो कर सकता है, क्योंकि अपनी कोई चंद्रमा की पहचान नहीं है। चंद्रमा टोटल रिफ्लेक्शन करता है सूर्य की ही रोशनी को, जितनी दूर होता है उतनी ज्यादा रोशनी देता है, यहां तक बात सही है, लेकिन उसका पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। उसका वीक होना बहुत ही खराब हो जाता है। आप देखेंगे मानसिक रूप से भी वीक मिलेंगे आपको, लंग्स वहीं से वीक मिल जाएंगे आपको। जिसका चंद्रमा वीक मिलेगा आप देखेंगे बड़ी जल्दी इन्फेक्शंस होते हैं। हर प्रकार के इन्फेक्शंस का सिग्निफिकेटर है मून, हर प्रकार के किसी भी तरीके का। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आप देखेंगे उसके पीछे चंद्रमा ही कारण मिलेगा। और बुध जो है हर प्रकार की एलर्जीज देता है। अब बुध एक ऐसी चीज है जो बोनलेस है, यानी कि स्पॉन्ज टाइप की चीज है। पारा है ना, पारे को आप टच करोगे तो वो शेप बदल लेता है अपनी, यानी भागता है इधर से उधर। उसी तरह से कोई भी शरीर का अंग जिसके अंदर हड्डी नहीं है, बोनलेस है, वो सारी की सारी जो है बुद्ध के सिग्निफिकेशन में आती है। यानी बुद्ध जिसको हमें अगर शरीर के किसी अंग के साथ जोड़ना हो जहां पे हड्डी नहीं है, वो सारे अंग बुद्ध से जुड़े हुए हैं हमारे शरीर के। ओके, तो अब अंदर ये एक जो हमने अभी पिक्चर देखी थी, अगर आपने याद हो आप में से, इस पिक्चर में देखेंगे यहाँ पे जो लंग्स का हम चित्रण देख रहे हैं, ये लंग्स भी एक किस्म से बुद्ध को ही रिफ्लेक्ट करता है। प्लीज जिसकी आवाज आ रही है म्यूट कर लीजिए। ये देख रहे हैं ना आप पिक्चर, दोबारा मैं पिक्चर दिखा रहा हूं, ये लंग्स का जो एरिया है, ये प्लीज सभी जने म्यूट कर लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। फिर मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी अनम्यूट ना रहे। तो हमारा जो लंग्स है वो भी एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जो फैलता खुलता फैलता बार बार ऐसे अपनी शेप बदलता रहता है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है प्लीज बंद कर दीजिए आवाज। जब हम कोई भी ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग की प्रोसेस भी मैंने उस दिन आपको बताई थी कि उसका प्रोसेस का सिग्निफिकेटर राहु है, और वो ऑक्सीजन को लेता है यानी जुपिटर को लेता है, और एक्साइल यानी कि बाहर निकालता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज सैटर्न। तो जहां जहां शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है वो हमारी नम हो जाती है, यानी कि वो जो शरीर है सुन्न सा रहने लग जाता है। अक्सर आप देखते होगे, तो अब आपको ये भी बड़ी सारी चीजें आज पता चलिएंगी। कहीं पे कोई खड़ा होकर कहता है मेरे पैर बड़े सुन्न रहते हैं, तो इसका मतलब वहां पे शनि का प्रभाव ज्यादा है। कोई हाथ के लिए कहता है मेरे सुन्न रहता है, सर सुन्न रहता है, तो इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। सिंपल सा एक रूल है, कुछ नहीं और बता रहा मैं आपको। तो ये एक चीज आप अपने में समझ लीजिए। तो लंग्स को जो प्रोसेस है वो ब्रीदिंग के लिए एक वो करती है कि वो खींचती है, बड़ी होती है, खींचती है, बड़ी होती है विद द जो अपना हमारी हर ब्रीदिंग के साथ 72 जो होती है हमारी पल्स होती है। आप लोगों को पता ही होगा ना, एवरेज जो एक सही स्वस्थ आदमी की 72 होती है, बीमार आदमी की ज्यादा हो सकती है या बहुत कम हो सकती है, लेकिन एक स्वस्थ आदमी की 72 होती है नॉर्मल पल्स। और एक मजेदार बात है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका लंग्स नहीं होते हैं, वो जन्म लेने के बाद एकदम बनने शुरू होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जन्म लेते ही हमारे साथ कुछ उसी समय में कोई समस्या खड़ी हो जाती है, तो हमारे लंग्स कभी कभी प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं। तो ये एक ऐसी समस्या होती है जिसका कोई मतलब जो है डॉक्टर बाद में सिर्फ उसको ठीक करने का काम कर सकते हैं, लेकिन हम उनको ठीक करने में सहायता कर सकते हैं। ज्योतिष उसमें मदद कर सकता है। वो कैसे मदद कर सकता है मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बाद। तो लंग्स का काम है वो राहु की उससे तरीके से प्रोसेस से कोई भी इनहेल यानी निगलते हैं हम कोई भी चीज, तो आपको पता ही होगा राहु है,
आपको ये चीज तो मालूम होनी चाहिए, जो एक्साइल होती है वो केतु है, जो इनहेल होती है राहु है। कोई भी चीज हम निगलते हैं या अंदर लेते हैं, मुंह में अंदर स्वेलो करते हैं, वो सारी चीजें राहु है। राहु का काम है ना निगल जाना। तो हमारे मुंह में भी कोई चीज जा रही है, चाहे वो ब्रीदिंग है चाहे कुछ है, वो सब की सब चीजें जो हम निगल रहे हैं अंदर ले रहे हैं, वो सारी की सारी राहु के प्रोसेस से है। वो निगलने वाली चीज क्या है? वो ऑक्सीजन है। जो एक्साइल हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन वो प्रोसेस करने का काम तो राहु के पास ही है ना, कि वो ये प्रोसेस करता है। राहु केतु मिलके काम करते हैं। कुछ काम केतु करता है उसको राहु की तरफ ले जाता है, जो काम राहु करता है वो केतु की तरफ ले जाता है। कभी भी अलग अलग से कोई काम नहीं करते हैं, ये मिलके ही टीम की तरह काम करते हैं। तो आपका लगन, लग्नेश, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, कर्क राशि, मिथुन राशि, इनका जब जब आप स्थिति खराब देखेंगे, इन पे पाप प्रभाव देखेंगे, तो आप मान के चलें कि ऐसे में लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम, जैसे जिसमें कोई और टाइप की भी हो सकती है, टीबी हो सकती है, प्लूमेरिसी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, या ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और आज की डेट में जो अभी ये प्रॉब्लम चल रही है खतरनाक रूप से, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये देखने का तरीका अब आपके सामने है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने जिन्होंने सही से नोट कर लिया होगा, वो काफी कुंडलियों पे अब ये देख सकते हैं कि कैसे अगर अष्टमेश, रोगेश, रोगेश जुड़ रहा है तो आपको समस्या आएगी, समाधान मिल जाएगा। अष्टमेश जुड़ रहा है तो आपको समस्या काफी लंबा समय तंग करेगी। अष्टमेश के साथ 12वां भाव का स्वामी भी जुड़ रहा है, तो आप मान के चलिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है किसी भी समस्या के लिए। अगर ज्यादा लंबा समय लग रहा है समाधान होने में, तो अष्टम हाउस जुड़ गया है। कोई भी समस्या क्षणिक 2-4 दिनों में या आराम से घर बैठ के ठीक हो जाती है, तो छठे हाउस के एक्टिवेशन को ही सिर्फ बता रही है। लेकिन अगर आपको ज्यादा तकलीफ हुई है और ज्यादा समय लगा है उसमें, तो आप मान के चलें कि वो आपके अष्टम भाव का काम है। अष्टम भाव अष्टमेश के कारण ऐसी स्थिति। प्लीज म्यूट कर लीजिए। सुरेंद्र जी, ये कोई मिस्टर सुरेंद्र की तरफ से आ रही है। हाँ मैं बोल रहा हूँ। सुरेंद्र जी प्लीज बंद कर लीजिए। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, हाँ बस प्लीज। आप पिक्चर बंद करने को नहीं कहा, सिर्फ माइक बंद कर दीजिए। माइक बंद कर दीजिए प्लीज। माइक हो गया बंद? सर मैं कर दूं? हाँ नहीं कर दिया, ठीक है। तो फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर छोटा मोटा घर रहकर समाधान तक की कोई बात आ रही है, जैसे बुखार चढ़ा, आपने डॉक्टर से बात करी, उसने दवाई लिख कर दे दी और आप ठीक हो गए, तो आपका छठा भाव एक्टिव हुआ था। लेकिन अगर आपको उसमें तकलीफ बढ़ गई है, आपको ज्यादा परेशानी होने लग गई है, आप चिंताजनक स्थिति तक जा रहे हैं या परेशानी ज्यादा हो रही है, तो अष्टम भाव जुड़ा है। और अगर हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ है और खर्चा आ रहा है, तो 12वां भाव भी जुड़ गया है। आपके 12वें भाव की स्थिति के अनुसार पता चलेगा कि आप सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी जगह पे जाते हैं, या कैसे होते हैं। पैसा आपकी जेब से जाएगा या आपके मेडिक्लेम से जाएगा, वो वहां से पता चलेगा। तो ये चीजें आप इस तरह से अब देखें। अब आजकल एक बहुत ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हो रही है कि अचानक से कुछ लोग बीमार होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक हो रहे होते हैं, उनको कुछ ठीक होते हैं, 7-8 दिन, 5 दिन, 4 दिन ठीक होते हैं। कुछ लोगों को निमोनिया हो रहा है। आप बड़े हैरान होंगे, निमोनिया हो रहा है, ये सच्ची मुच है। कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात है डॉक्टर्स अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। कुछ लोगों को निमोनिया के साथ साथ वहां पर ऐसी स्थिति है कि अचानक हार्ट अटैक आता है और कुछ घंटों में व्यक्ति चला जाता है। तो निमोनिया पे प्लीज एक मेरा वीडियो है, अगर आप देख लें, क्योंकि कोरोना वायरस निमोनिया की फैमिली को बिलोंग करता है। मेरे 3 वीडियोस हैं कोरोना के ऊपर, मैंने पहले बनाए थे, जिसमें एक पहला वीडियो था पूरा वायरस के ऊपर, पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि वायरस क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों हमारे शरीर पे किस तरह से असर डालता है। सेकंड वीडियो में कुछ थोड़ा सा ज्योतिष, बाकी की और डिटेल्स हैं।
प्लीज रिक्वेस्ट है श्री विद्या जी, प्लीज आप जरा अपने को म्यूट रखें जरा। तीसरी चीज आती, तीसरे वीडियो में मैंने जो हमारा संवत लगता है, पिछला संवत था जो, उसके आधार पे मैंने बताया था कि ये क्या क्या चीजें कर सकता है। तो आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं इसमें ये बता रहा हूं आपको कि ये अभी जो संवत है ये बहुत ही खतरनाक है। इस संवत का नाम है राक्षस। आप में से पता नहीं कितने लोगों को मालूम है या नहीं है। राजा और मंत्री दोनों मंगल हैं। घर घर त्राईमाम होना है, बच के रहना हमारी जिम्मेवारी है, किसी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। ये ना हो मेरे साथ, ये मेरी जिम्मेवारी है। प्लीज ये प्लीज जरा म्यूट इस राक्षस संवत के विषय में मैं आपको एक दिन अलग से बात कर लूंगा कि ये क्या है, कैसे इसका होने वाला है, सारा कुछ आप नोटिस करना। 13 तारीख से ही इसने जो अपना प्रभाव दिखाया है, आप उठाकर देखो, घर घर में लोगों को आंसुओं में डुबो दिया इसने। 13 तारीख से ये संवत शुरू हुआ है। आप उठा के देखो, इसकी भयानकता को चेक करो, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बचाव नहीं होने वाला है पूरे वर्ष में कहीं पे भी। तो इसलिए हमें बचना है, हमें अपने को बचा के रखना है। ये राक्षस से हमें अपने आप को बचाना है। तो राक्षस अपना प्रभाव डालने की पूरी तैयारी में, उससे मुझे बचना है। मुझे क्या करना है वो ध्यान रखना है कि जो सरकार बता रही है उसको सुने। कोई आपको कहता है ये स्टोरी है, ये नकली सब कुछ है, उसको उसी समय मना करते हैं, भैया हमारे को ये बात नहीं बताओगे आप। बहुत सारे लोगों ने ये षड्यंत्र कहकर इतने लोगों को मरवा दिया है ना, इतनी गलत काम किया है, कोई मतलब हद होती है। इस सरकार का षड्यंत्र है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, सारी की सारी दुनिया मिल गई षड्यंत्र करने में। सिर्फ वही 2, 4, 10, 20, 100 लोग समझदार थे। चलिए हम आ रहे हैं फिर से ज्योतिष पे कि हमारा शरीर जो है, बुद्ध जो है, वो पूरा का पूरा एक स्पॉन्ज की तरह का काम करता रहता है। वो खींचना और जिसमें कहते हैं ना अपना छिद्र टाइप की चीजें जो होती हैं, जिसमें आप कोई भी चीज क्रॉस कर जाए, या स्पॉन्ज बॉल होती है या कोई भी चीज होती है, आप दबाएं और वो वापस अपनी शेप में आ जाए, वो सारी चीजें बुद्ध हैं। तो हमारे यहाँ पे लंग्स में कई बार आपने महसूस किया होगा, ब्रीदिंग में भी विस्लिंग टाइप की कुछ चीजें होती हैं कुछ लोगों के साथ। ये जुपिटर के खराब होने पर ऐसा होता है। वीजिंग कहते हैं हम जिसे, कि हमारा जुपिटर जब खराब होता है तो वीजिंग जैसी चीजें हमको महसूस होती हैं। हम सांस लेते हैं तो जैसे कुछ ना कुछ आवाज, एक हल्की सी जो वो होती है, ये कोई दमे की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे दमे में ज्यादा होता है उसमें बहुत कम वाली चीज भी होती है। तो जुपिटर पहले खराब मिलेगा आपको कुंडली में। ऐसे बड़े सारे लोग मिलेंगे जिनके अंदर ये वाली चीज होगी। और अब जो ब्लॉकेज हो रही है, एक जो नई चीज हुई है कि लोग बीमार हो रहे हैं, इलाज चल रहा है, स्टेरॉइड लेते हैं, स्टेरॉइड लेने के कुछ दिन के बाद वो उनको डॉक्टर स्टेरॉइड देता है, कुछ दिन के बाद वो वहां पे उनके जो है शरीर में ब्लॉकेज हो जाती है। हार्ट जो है ब्लॉक के कारण पंप नहीं कर पा रहा और वो व्यक्ति जो है उसकी अचानक डेथ हो रही है। ये 2-3 चीजें हो सकती हैं। अगर ब्लॉकेज है तो ये शनि करता है, आप याद रख लीजिए, क्योंकि जो थत्ते बनते हैं ना, उसके खून के थत्ते बनते हैं, जैसे ब्लड में कहीं भी क्लॉटिंग होती है, दैट इज सैटर्न। सिर्फ अगर ब्लॉकेज है कि अगर वो मतलब जैसे हमारी धमनियां कमजोर हो रही हैं, वो प्रॉपरली ब्लड को फ्लो नहीं कर पा रही हैं, वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन अगर वो जिसे कहना चाहिए कि थत्ते बन रहे हैं और वो जम गया है, खून का जमना, वो शनि कराता है। कहीं पर भी किसी की जीवन में ऐसी कोई घटना आती है तो आप चाहे ब्रेन के हेमरेज की बात कर रहे हो, चाहे कहीं पे भी कर रहे हो, जमना खून का, मैं उसकी बात फिर रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा फर्क है। कई बार क्या होता है कि आपकी धमनियों में एक पेस्ट टाइप की चीज, एक लिक्विड चिपकता चला जाता है, वो जो होता है। अब प्लीज म्यूट रखें अपने आप को, जिनके यहां से भी है प्लीज म्यूट रखें। वो शुक्र करता है अगर धमनियों में कोई चीज चिपक रही है, वो शुक्र करता है। लेकिन अगर ब्लड की क्लॉटिंग है, क्लॉट हो रहा है, जम रहा है, तो वो शनि है, ये याद रख लीजिए।
तो आपने कुंडलियों में इसको भी देखना है, अगर कहीं शनि कुंडली में अच्छा नहीं है। देखिए कई बार हम देखते हैं अकारक ग्रह उच्च का होके बैठ जाता है तो वो बहुत ज्यादा पीड़ा देता है जीवन में। जिनकी कुंडली में अकारक ग्रह उच्च हो जाएं तो उससे संबंधित जो भाव और राशि जुड़ रही हैं उनसे संबंधित समस्या निश्चित रूप से आएगी ही आएगी। अकारक ग्रह कभी भी मजबूत नहीं होना चाहिए। जब अकारक ग्रह मजबूत हो जाता है वो आपको जरूर रोग देगा ही देगा 100%। तो अकारक ग्रह नहीं मजबूत होने चाहिए कुंडली में। तो शनि अगर कर रहा है तो आप नोटिस करेंगे वहां पर वो जो है खून के थत्ते बनेंगे, वहां जम जाएगा, जिसके कारण से प्रेशर पड़ेगा, हार्ट उस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा और अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा, व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। एक ये केस आज की डेट में बहुत कॉमनली चल रहा है। तो डॉक्टर्स इकोस्प्रिन करके दवाई दे रहे हैं। मैं आपको कोई दवाई का नाम इसलिए नहीं बता रहा कि आप कल शुरू हो जाएं किसी को रिकमेंड करने के लिए, दैट इज नॉट द केस। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको मालूम होना चाहिए कि उसको खून को पतला करने के लिए इकोस्प्रिन नाम की एक दवाई दी जा रही है आज की डेट में, डॉक्टर्स दे रहे हैं ताकि कोई किसी को वो दिक्कत ना हो। तो डॉक्टर का काम मेरा नहीं है, मैं कभी जिम्मेवारी नहीं लेता कि आप ये मेरे कहने पे दवाइयां ले लो, चिंता ना करो ठीक हो जाओगे, मैं कभी नहीं करता क्योंकि आई एम नॉट ए सर्टिफाइड पर्सन फॉर दैट। मैं तो मेडिकली देखकर उसको ये बता सकता हूं कि ये वाला डॉक्टर सूट कर नहीं रहा है, इसको ठीक कर ले। वो मैं तरीका बता दूंगा आपको अभी लास्ट तक। अब आपने देखा कि एक व्यक्ति को खून जमा तो उसको हार्ट अटैक आया, उसकी डेथ हो गई। तो कुंडली में देखना है कि शनि कहीं खराब तो नहीं है, गोचर में तो नहीं खराब, दशाएं तो नहीं खराब, ये दोनों एक साथ चला के देखनी है। अक्सर लोग सिर्फ और सिर्फ दशा देखते हैं या सिर्फ और सिर्फ गोचर देखते हैं, नहीं, आपने दोनों देखनी है। कभी कभी गोचर खराब होता है, दशा ठीक होती है, तो मीडियम समय निकल जाता है। जब समय, दर्शिका जी म्यूट हो जाओ। तो कभी कभी आपका गोचर बहुत खराब है लेकिन दशाएं उतनी खराब नहीं है, तो आप किसी तरह से समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। आपको कई बार लोग मिलते होंगे, आप कह देते होंगे, प्रिडिक्शन दे देते होंगे ऐसा हो रहा है, और व्यक्ति कहता है मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, हाँ थोड़ा बहुत समस्याएं आई थी लेकिन मैं निपट गया, आराम से निकल गई। तो उसके पीछे का कारण ये कि दोनों को एक साथ देखना चाहिए, यानी कि गोचर और दशा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण दशा तक जाएंगे आप, यानी कि सूक्ष्म प्राण दशा तक आप चेक करें, जो घटना होने वाली है वो उस दिन हो रही है, उसमें चंद्रमा उस राशि में मिलेगा, तकलीफ में मिलेगा उस दिन वाली घटना वाले दिन। जब जब चंद्रमा वहां मिलेगा घटना वाले दिन, उससे संबंधित तकलीफ मिलेगी आपको। जहां चंद्रमा मिलेगा उससे संबंधित घटना होती है, ये रूल है, दे रहा हूं आपको। कहीं पर भी चंद्रमा बैठा है, पंचम भाव से संबंधित घटना हो रही है तो पंचम भाव में बैठा मिलेगा आपके। छठे घर में बैठा मिलेगा तो छठे घर से संबंधित समस्या होगी, या कार्य जो भी होगा, शुभ अशुभ दोनों अलग चीज हो गई, दोनों में से कोई भी घटना होगी वो वहां से संबंधित होगी। अब ये हमें समझ में आ गया कि इस तरीके से, अगर पहले मैंने कोरोना के एंगल से देख लिया कि कौन से ग्रह खराब होंगे, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, ये 4 प्लेनेट खराब होंगे ही होंगे। इन चारों में पाप प्रभाव मिलेगा। अगर 3 खराब हैं तो 75% ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। चारों खराब है तो 100% प्रॉब्लम की तरफ है। अब लेकिन वो किससे ज्यादा खराब है, मतलब वो अगर खराब सिर्फ छठे भाव तक है तो वो आप घर के अंदर ठीक हो जाओगे। 2 खराब हैं तो 50% प्रोबेबिलिटी है आपके बीमार होने की। 1 खराब है तो 25% प्रोबेबिलिटी है। अब इसके बाद आती है एक और चीज जोड़नी है, कर्क राशि, मिथुन राशि, उनको भी जोड़ के देखोगे। हर चीज को 10-10 नंबर दे दो। उन 10-10 नंबर के आधार पर आप किसी भी कुंडली में ये बता सकते हो कि कितने लेवल पे तकलीफ के होने की संभावना है। मिथुन राशि, कर्क राशि, थर्ड हाउस पे पड़ने वाली दृष्टियां, फोर्थ हाउस पे पड़ने वाली दृष्टियां, और जो मैंने प्लैनेट्स बताए हैं 4, वो इन सबको जोड़कर आप देखोगे, यानी थर्ड हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस का लॉर्ड, और ये थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, कर्क राशि, मिथुन राशि, और ये चारों प्लैनेट, इनको नंबर दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए,
फिर जितना ज्यादा डैमेज है उतनी परसेंटेज आप मान के चलेंगे उसकी तकलीफ की रहेगी। ओके, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब दूसरा, इसके साथ खराब करने वाले कौन से प्लैनेट होते हैं? अगर अष्टमेश तंग करने पे आया हुआ है किसी कुंडली में, मार्केश बाधकेश भी तंग कर रहा है, तो आपकी कुंडली में वो समस्या देगा। अब स्वास्थ्य से संबंधित जब भी समस्या आती है बाधकेश जरूर जुड़ता है। बाधकेश को आप जानते ही हैं, 11वां 9वां और 7वां भाव, ठीक है, वो अलग अलग जो होती हैं उसमें अलग अलग भाव जुड़ जाते हैं। अब मैं यहाँ वो चीज नहीं बताने के लिए बैठा, क्योंकि वो मेरा आज अगर मैं वो बताने शुरू करूंगा तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी फिर आपकी। तो उनको भी कंसीडर करें, और उनको कंसीडर करने के बाद ये देखें कि अगर शुभ स्थितियां हैं तो आप आराम से उस विपरीत परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। जैसे आप बाहर आएंगे, स्वास्थ्य ठीक होएगा, तो आप मान के चलें कि वो आपके लिए सही है। लेकिन अगर कोई बीमार है और हमें उसकी सहायता करनी है, और उसने पहले जो हमने प्रिकॉशंस बताई थी वो नहीं कर पाया है, तो कई प्रिकॉशंस हैं जो आयुर्वेद और उसके हिसाब से हमें करनी है। अब जैसे आज की डेट में एक आप में से बड़े सारे लोग जानते होंगे, एक छोटी सी पोटली बनानी है जिसमें फिट अपना ये कपूर, देसी कपूर जो होता है, भीमसेनी देसी कपूर, वो डालना है, और उसमें लौंग के 2 दाने 3 दाने डालें और अजवाइन डालें, और आप ब्रीदिंग करते रहें। ये आपको कहीं पे भी जो चीज आई भी है तो उसको रोकने में काफी हद तक सक्षम है, रोल अच्छा प्ले करती है। इसके अलावा गर्म पानी जो है करें, उसमें शहद डालें, नींबू डालें, वो पीते रहें दिन में 3 से 4 बार, और पीना ही गर्म पानी है, और स्टीम लेनी है। ये सारी चीजें तो हर एक को आप आज की डेट में आपको पता ही है। जो ये लोग ये कर रहे हैं उनको समस्याएं नहीं आएंगी या बच जाएंगे, आ भी जाएंगी तो बच जाएंगे। अब ये सब करने के बावजूद भी साथ में अपना नारियल पानी जरूर पिए, उसमें बहुत मिनरल्स होते हैं, वो हमारे शरीर को एकदम से दोबारा से रिवाइव करने में हेल्प करता है, ताकि हम लड़ सकें। रोग से लड़ने के लिए हमें शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो वो तभी संभव है जब ये चीज हम करते हैं। डॉक्टर का ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, जो डॉक्टर ने कहा आपको दवाइयां लिख कर दे दी, आज की डेट में कुछ पैटर्न बन गया पर्टिकुलर, उसी टाइप से दवाई लीजिए। सबसे पहले आपको हमेशा ये याद रख लीजिए, 5th 9th एंड 11th हाउसेस, ये 3 हाउस हैं जो हमारे को हर तरीके की समस्या से बाहर लाने में हेल्प कर सकते हैं। लगन हमारा स्ट्रांग है, लगनेश स्ट्रांग है तो ही, नहीं तो सबसे पहले लगन और लगनेश को मजबूत करना है। उनसे संबंधित जो भी मंत्र जाप बनते हैं वो कराने चाहिए, ये पहला काम है। अगर लगन लगनेश वीक है तो आप मान के चलें एक से एक करके बीमारियां, रोग, समस्याएं जीवन भर आती रहेंगी, आप हमेशा लड़ते उन्हीं से रह जाओगे, आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी। पंचम भाव जो है हमारी मंत्र साधना का भाव, और हम जो है पास्ट लाइफ से जो पुण्य कमा के आते हैं वो हमारे यहाँ दिखाता है। तो हमें उसको भी, अगर उस पुण्य को प्राप्ति करनी है तो हमें उस हाउस को स्ट्रांग करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो भी नेगेटिविटी हो रही है वो रुक जाए। और आपको ये पता होना चाहिए कि ईष्ट देवता या ईष्ट देवी जो होती है हमारे, उसको भी हम पंचम हाउस के लॉर्ड से देखकर बताते हैं कि हमारा कौन सा उसका लॉर्ड है, तो वो देवता या देवी कौन बनती है, उसकी आराधना करनी शुरू कर देनी चाहिए। सिंपल सा एक रूल। 9th हाउस हमारा भाग्य, यानी हमारी ईश्वर कृपा, गुरु कृपा का घर है। जिसका भी 9th हाउस में ईश्वर कृपा, गुरु कृपा जो अगर उसको प्राप्त होने लग जाती है तो समस्याओं से बाहर निकलने में बहुत सहायता मिलेगी। तो आपको उससे संबंधित जो मंत्र साधना बनती है, मतलब क्योंकि लॉर्ड को ठीक करेंगे तो हाउस ठीक हो जाएगा ना अपने आप ही। मेरा घर है, मेरी स्थिति ठीक होगी तो मेरे घर को भी ठीक होने के अंदर अपने आप ही स्थितियां बन जाएंगी। तो उस लॉर्ड की मंत्र जाप करने से वो भी ठीक हो जाता है। तीसरा आता है हमारा इच्छा पूर्ति का घर, यानी कि मैंने जो जो काम किया उसकी मेरी इच्छा पूर्ति एकादश भाव से हो रही है। अगर मैं उसके भी मंत्रों का जाप कर लेता हूं तो मैं साध लेता हूं कि भगवान मेरे द्वारा कोई भी किसी जन्म में कोई भी गलती हुई है तो मैं आज क्षमा याचना करते हुए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जो जो मैंने अभी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य किए हैं इनकी सिद्धि करो और ये मेरी साधना को पूर्ण करो। ऐसा करके हम अगर मंत्र जाप करते हैं एकादश भाव से संबंधित ग्रह के,
तो हमारे समस्याओं में से समाधान निकलने लगेगा। लेकिन अगर कोई बहुत ही विकट परिस्थिति में है, मैं तो अभी सामान्य स्थितियां बता रहा था आपको कि सामान्य स्थिति है तो ये है, विकट परिस्थिति में है तो ये तो करने ही है सारी चीजें। इसके अलावा आपने मृत संजीवनी का सुना होगा। देखिए, केवल और केवल शुक्राचार्य जी के पास एक मंत्र की साधना का जो उन्होंने निकाला था कि मरे हुए जीव, जो मरा हुआ व्यक्ति था उसको भी जीवन प्राप्त हो जाता था। तो वो मृत संजीवनी का जो उनका मंत्र है उसको संपुट लगाएंगे गायत्री मंत्र का। देखिए, गायत्री मंत्र का संपुट लगाते ही वो मंत्र बंद जाएगा दो तरफ से, यानी पहले गायत्री मंत्र, फिर मृत संजीवनी का मंत्र और फिर गायत्री मंत्र। ये करके आपकी इच्छा है कि उसको 11,000 कराते हैं, 21,000 कराते हैं, 51,000 कराते हैं, 44,000 कराते हैं, या आपकी इच्छा है, अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। अगर आप वास्तव में नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति ऐसे नहीं है, तो मैं ये कहूंगा किसी पंडित जी से नहीं कराएं, अपने घर में बैठा अपना चलाते रहें। अगर आज आज की डेट में आपके पास YouTube है तो मृत संजीवनी के मंत्र को चलाते रहें लगातार। दिन में 108 बारी तो सुन ही सकते हैं, वो 108 बारी सुनने और बार बार ये प्रार्थना करें कि जिस व्यक्ति के उद्देश्य के लिए हम ये कर रहे हैं उसको इसका लाभ प्राप्त हो। सुन चाहे आप रहे हैं, हम अगर कई बारी नहीं कर पाते हैं तो हमको ये करना चाहिए कि मैं प्रार्थना करूं कि भाई वो व्यक्ति आज हॉस्पिटलाइज्ड है, वो ये चीजें नहीं कर पा रहा, मैं उसके बिहाफ पे संकल्प करके कर रहा हूं, तो उसको इसका लाभ प्राप्त हो, उसके जीवन में जो कष्ट आ गए हैं वो सब दूर हो, वो स्वस्थ होके बाहर आ जाए। तो ये करने से मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि काफी हद तक उसका समाधान मिल जाता है। लेकिन ये अगर हमने पहले से देखी हुई होंगी, कुंडली पे काम किया होगा, तो हम समय पे हर चीज कर लेंगे। अगर हमने नहीं किया होगा पहले से काम, तो हम लास्ट डेट पे जब करेंगे तब तक जो है ना, गाड़ी निकल चुकी होती है। उसके बाद आप जो मर्जी जितना मर्जी जोर लगाओ, फिर कई बार वापस नहीं आता। और खैर, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, देना ना देना, हमारे को सुख प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हमारे द्वारा की गई प्रार्थना का लाभ होगा या नहीं होगा, ये ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हम लेकिन प्रार्थना करने से कम जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसके लिए कम से कम प्रयास पूरा करें। ये अंत तक कभी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। आयु निकालने ना बैठ जाएं कि आयु निकाल लीजिए, आयु तो है ही नहीं, क्या कराने का फायदा। मैं डॉक्टर हूं, मैं नहीं सोचता ऐसे। मेरा काम है मैं उसको बचाने की कोशिश करूंगा, उसका काम है वो मारने के ऊपर आया हुआ, मेरा काम है मैं डॉक्टर की तरह मैं उसके बचाने का काम करूंगा। आप भी लास्ट मोमेंट तक अपनी पूरी ताकत लगाएं, बार बार प्रार्थना करें। जानता हूं कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, जो चाहता है वो वही होगा, लेकिन मैं फिर भी प्रार्थना करने का हक मेरे से वो नहीं छीन सकता। मैं तो अंतिम श्वास तक प्रार्थना करूंगा, भगवान उसको बचा ले, भगवान बचा ले, ये मेरा काम है। तो मेरा तो हर एक से यही आग्रह रहता है, डेटे ना निकालो कि उसकी मृत्यु का समय आ गया है, ये काम हमारा नहीं है, हम नहीं करेंगे। हमारा काम है हम एक डॉक्टर की तरह सोचें, हमें उसको बचाना है। दुख में कोई व्यक्ति आया है, मेरे को उसका दुख दूर करके भेजना है, मुझे हर हाल में बचाने के लिए प्रयास करना है। तो इस सोच से मैं तो काम करता हूं। अब एक चीज और आजकल देखने को मिल रही है कि कई लोग जो होते हैं जिनकी कुंडली में हमारा जो रेड ब्लड सेल, जो मैंने शुरू में बात की थी आपसे कि टी सेल्स जो होते हैं वो हमारे वाइट सेल्स होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो भी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हमारी जो क्षमताएं होती हैं, बड़ी सारी क्षमताएं जो होती हैं काम करने की या हमारे थक जाने की या ऐसी चीजें जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स वीक होने पर आप देखेंगे कि व्यक्ति जल्दी थक जाता है, उससे काम ज्यादा नहीं होता है। ये कुंडली में आसानी से देख सकते हैं। जब भी मंगल शनि से, केतु से और इसके साथ चंद्रमा का भी संबंध बन जाए तो मान के चलें कि उसके रेड ब्लड सेल्स प्रॉपरली नहीं काम करते हैं, थोड़े वीक हैं। आप हैरान होंगे कि एक ब्लड की एलर्जी आती है जिसमें होमोग्लोबिन बढ़ जाता है, 15 से 17, 18, 22, 23 तक भी चला जाता है।
वो एक आती है, एलर्जी होती है, वो भी देखी जा सकती है कुंडली में। किसी की अगर पास कुंडली हो तो मैं बता दूंगा कि बुध का मंगल से संबंध अष्टम भाव में जब बनता है तो ऐसा आपको हीमोग्लोबिन ज्यादा मिलेगा। एलर्जी है ये, दिस इज ए टाइप ऑफ एलर्जी। सर मेरे बेटे में था ना ये चीज। हाँ हाँ, मुझे याद है, मुझे आपका तो याद है। मैं जी इसलिए नहीं बोलना चाहता कभी भी, आपने बोला, मैं तो नहीं बोलूंगा कभी भी। जी मेरे जी मेरे जी पास जी बड़ी सारी कुंडलियां आ गई, उसके बाद आपको बताता हूँ। आपको तो याद होगा दुबे जी, हमने कितनी मेहनत करी थी उसके लिए। जी सर जी, मेरे बिल्कुल ख्याल से बिल्कुल बिल्कुल। 20-25 दिन हमने उस कुंडली पे पूरी जान लगा दी थी, जब तक कि जान हमारे लगाती पास थी बिल्कुल। सोल्यूशन नहीं निकला था हम आराम से नहीं बैठे थे। और सर आपने जो उपाय बताए थे ना, हम्म, वो उसी उपाय के बाद अचानक से सब कुछ ठीक हो गया। मतलब वो जो बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन हुआ था ना केतु के साथ, तो सारी परेशानियां बढ़ गई थी। हम्म, और जैसे ही उसका समाधान किया आपके बताए रास्ते से, मतलब जादू की तरह ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। हो गया। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र और हैं, आपको बोलूं कि बहुत बढ़िया विद्वान है, ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान है वो। आ, मेरे से हमेशा अपनी कुंडली पे जब भी होता है डिस्कस करते हैं, और सबसे ज्यादा वो इस बात पे हैरान होते हैं कि जो डॉक्टर बोलता है वही मैं बोल रहा होता हूँ सारी बातें, कि आप पता नहीं कैसे बताते हो। मैं कहता हूँ यार आपको एलर्जी भी हुई होगी, इन्फेक्शन भी हुआ होगा। कहते हैं यार ये बताया कैसे आपने, ये बताओ। मैं फिर बताता हूँ कि भैया ये आपकी कुंडली में ये खराब है प्लैनेट्स। मेरे को कोई उसमें कोई जादू टोना तो करना नहीं है, देखा आपका बता दिया कि आपकी कुंडली में ये खराब है प्लैनेट्स, उसके बेसिस पे बता देता हूँ। तो उनकी मतलब वो हर कुछ दिन के बाद वो सिर्फ इसलिए बात कर लेते हैं कि उनको सोल्यूशन मिल जाता है, तो वो पूछ लेते हैं। उनको भी ऐसा ही प्रॉब्लम थी कि एक्सचेंज के बाद ना बुध उनके भी अष्टम में आ रहा था। तो मैंने उनको बोला था भैया आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया। कहते एक टाइम था बहुत ज्यादा हो गया था, उसके बाद अब ठीक है। मैंने कहा अब कभी भी फिर लगे ना कालापन आ जाए शरीर पे, आपने भी देखा होगा कुछ लोग काले हो जाते हैं अचानक ना, व्हाइट से कलर चेंज हो जाता है, पहले रेड रेड से एकदम होते होते इतना डार्क रेड, ब्लैकिश रेड हो जाता है, वो हीमोग्लोबिन ज्यादा है। एक तो ऐसे लोगों को डोनेट करना चाहिए ब्लड को, लेकिन साथ में एक और चीज भी है कि आपको कोई भी कभी भी अगर इन्फेक्शन हैं या एलर्जीज हैं, प्लेनेट के साथ साथ उपाय कर लें तो परमानेंट सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। जैसे ही आप परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि आपका शरीर स्वस्थ रहने लग गया है, आपको दिक्कत नहीं हो रही। तो अभी मैंने थैलेसीमिया का बता रहा था, ये माइनर थैलेसीमिया वाले भी लोग जो होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि उनका शरीर कमजोर होता है रोग से लड़ने के लिए। ऑलरेडी जो लोग शुगर के पेशेंट है, अब ये शुगर भी ज्योतिष में मैंने तो कई वीडियोस में बताया, फिर आपको यहाँ पे सबको बता देता हूँ। किसी भी कुंडली में गुरु के नक्षत्र में शुक्र या शुक्र के नक्षत्र में गुरु हो, गुरु की राशि में शुक्र हो, शुक्र की राशि में गुरु हो, या इनका कोई दृष्टि युति योग संबंध बनता हो, तो आप जेनेटिकली जोन में पैदा हुए हैं। अब जोन में पैदा होने का अर्थ ये कहीं नहीं है कि आपको शुगर होगी। शुगर होगी तभी जब आपकी सिडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, या आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस, मुश्किलें, दुख, तकलीफ है। और जिन जिन लोगों की कुंडली में ये चीज मिलेगी, आप ये देखेंगे उनको पहले शुगर की मतलब प्रॉमिस मिला कि उनकी कुंडली में था, और उसके बाद उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा थी कि वो एक ही जगह बैठ के खाते हैं, एक ही जगह बैठ के सोते, वहीं पे ही खाना, टॉयलेट से ज्यादा वो कहीं उठ के नहीं जाते, सब कुछ फास्ट फूड चाहिए उन्हें। तो ऐसे लोग ज्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो वो भी आप देखेंगे, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं अपने उसके माध्यम से, कि अपनी हैबिट्स के वॉक करने जाना है आधा घंटा पहले सुबह, आधा घंटा शाम, खाना पीना सुपाच्य रखेंगे, ये चीजें रोकी जा सकती हैं। लेकिन अब आप कहेंगे ये ज्योतिषी उपाय नहीं है। अरे भैया हर जगह ज्योतिष की उपाय की जरूरत नहीं है, उसकी हैबिट्स खराब है, उसकी हैबिट ठीक कराने की जरूरत है। उसकी मानसिकता खराब है, उसकी मानसिकता कराने की जरूरत है। हर जगह मंत्र कराएंगे तो वो बंदा तो कहेगा यार मैं इतना पैसा कहां से लाऊं कि इसका भी मंत्र कराऊं, उसका भी मंत्र कराऊं, उसका भी मंत्र कराऊं। तो सिंप्लीफाई करें ज्योतिष को, आसानी से कोई भी अफोर्ड कर सके। जहां आवश्यकता नहीं है वहां नहीं बताएं कोई भी ज्योतिषीय उपाय, इस प्रकार की चीज ना हो। अभी मैं चर्चा में कुछ दिन पहले देख रहा था, मुझे बड़े अच्छे 2-3 उपाय ना
विवेक जी के बड़े अच्छे लगे थे। विवेक जी, मैं आज चाहूंगा आप वो उपाय बताएं जो आपने उस दिन वहां पे बताए थे। जी सर। हाँ। उपाय सर ये था कि मैंने 2-4 लोगों पे ये ट्राई किया और उसके बाद ये काफी सक्सेस होने लगा, तो मैंने काफी लोगों को दिया और उनके फायदे हुए। तो इसमें एक उपाय पहला ये था कि जो कोरोना का पेशेंट है, अगर वो पानी पी सकता है तो ये उपाय करने के बाद उसको पानी पिला देना है, और इनकेस वो नहीं पी सकता है तो ये उपाय करने के बाद उसके बालों में या चेहरे में पानी वो लगा देना है। उपाय सिर्फ छोटा सा इतना है कि एक चम्मच में पानी लेना है और अपनी तर्जनी उंगली जो है, जो गुरु की उंगली हम कहते हैं हस्तरेखा में, तो उससे हिरिम लिखना है। हिरिम, वो ओम एम हिरिम होता है ना, तो वो हिरिम लिखना है और सिर्फ हिरिम लिखने के बाद वो पानी उसको पिला देना है या चेहरे और बालों में लगा देना है। ऐसा अगर हम दिन में 3 बार 4 बार करते हैं तो सिर्फ 3 दिनों में जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं वो कोरोना निगेटिव हो जा रहे हैं। ये मेरा अनुभव आया है सर। अच्छा, दूसरा था कि सौंफ जो होता है, सौंफ, उसको 120 ग्राम या फिर 1200 ग्राम, अगर अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है तो हम 1200 ग्राम ले सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल है तो हम 120 ग्राम ले सकते हैं। उसको सूती लाल कपड़े में बांध के उसके बेड पे, उसके तकिए के पास रखें और बीच बीच में वो सुगंध लेता रहे। तो इससे भी सिर्फ 3 दिन में कोरोना पॉजिटिव जो होते हैं वो कोरोना निगेटिव होते हुए मैंने देखा है। और एक केस में तो मैंने देखा है कि एक लेडीज थी, उनका मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो रहा था कोरोना की वजह से, और डॉक्टर ने कहा था कि अभी बचना मुश्किल हो रहा है। तो मुझे पता चला, मैंने खुद 120 ग्राम सौंफ खरीदा, कपड़े में बांधा, सूती कपड़े में लाल रंग के, और मैं खुद जाके हॉस्पिटल में दे के आया। सर, चमत्कार जैसा हो गया। अब ये पता नहीं ईश्वर की कौन सी मेहरबानी हुई, 3 दिन के बाद उनको दो उपाय मैंने अनुभव में देखे हैं सर कि काफी फर्क पड़ रहा है इससे। ये था मेरा। जी जी दीपक सर। बढ़िया। जी। मैं इसमें एक चीज बताता हूँ कि मैंने अपने घर पे एक चीज बड़ी करी, क्योंकि मेरी वाइफ भी पीछे कोरोना पॉजिटिव रही है, मेरे बच्चे अभी भी दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। ट्रीटमेंट चल रहा है, काफी हद तक ठीक है, मतलब जिसे कहना चाहिए चिंता वाली स्थिति से तो हम ईश्वर कृपा से थोड़ा बाहर आ गए। तो एक चीज मेरी सासू माँ ने जो है, उन्होंने एक चीज बताई थी कि मनक्खा होता है ना, जो मनक्खा, उसको आप उसके ऊपर गरम कर लें तवे पे रात को, जब सब आपने खा पी लिया, अब आपको कुछ और नहीं खाना है, तो वो वाली बात है। तो जैसे ही मनक्खा अगर आप गरम कर लेते हैं तवे पे, उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर सेंधा नमक लगाकर उसको जो 5 से 6 फाँके जो होती हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक व्यक्ति को दे दीजिए। तो रात को इसके बाद पानी नहीं पीना है। बुखार उतर रहा है, हमारे घर में हमने ऐसे ही बुखार उतारा है। दवाइयाँ तो खैर जो दे रहे थे डॉक्टर वाली हमने बंद नहीं करी थी, वो साथ साथ लेते रहे, लेकिन मनक्का लेने से ये चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। और मैं भी लेता रहा, क्योंकि मेरे को उन्होंने कहा कि तुम्हें बुखार ना हो इसलिए लो। मैं भी लेता रहा कि मुझे बुखार ना हो। मैं, सारे घर में बाकी सब जने पीड़ित थे, मैं नहीं था, तो ये संभावना थी कि ऐसा हो जाता है। एक जिग्नेश जी का प्रश्न है कि क्या स्ट्रेस लेने से होता है? यस, जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं उनको हो सकती है, शुगर हो सकती है। भाई सिडेंटरी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, ये यही तो है जो परेशान कर देते हैं आपको। आपके जो है एकदम से जब ज्यादा हो जाएगी ये चीजें, तो आप मान के चलें कि आसानी से आप बीमार हो सकते हैं। नरेंद्र जी बताइए जी, आपने क्या कहना है? बताइए नरेंद्र दीक्षित जी, आपने हाथ उठा रखा है ना? सर टेक्निकली हो गया है सर, कुछ नहीं पूछा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपका प्रश्न? सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा। हाँ। कि ये जो ऑड ग्रह, मतलब साइन वाले ग्रह और इवन साइन वाले जो राशियां, मतलब ऑड साइन वाली राशियां और इवन साइन वाली जो राशियां होती हैं, जिसमें हम डेटीज निकालते हैं उनका ग्रहों की डिग्री के आधार पे, तो उसके आधार पे भी अगर
इस तरह से निकाला जाए और उनके जो जैसे देवता हैं मतलब इंद्र हैं, अग्नि हैं, यम है, राक्षस हैं, वरुण है, वायु है, कुबेर है, ईशान्य है, ब्रह्म है, अनंत है, तो 10 दिशाओं के अगर उस हिसाब से हम निकाल के और कोरोना पेशेंट के कुंडली अगर हमको पहले मिल जाती है और उसके हिसाब से उन दिशाओं में उसके लिए उपाय किए जाएं तो बहुत कुछ फायदेमंद हो सकता है। ऐसा मेरा एक सजेशन है सर। नहीं ठीक है सजेशन, लेकिन आसान से आसान चीजें जो होती है ना, जो कोई भी घर बैठ के कर सकता हो, मेरा उद्देश्य केवल वही चीज के ऊपर है कि अगर आपको कोई और मंत्र किसी से कराने की स्थिति में नहीं है तो YouTube पे चला दीजिए। गायत्री मंत्र तो रोज सुनना ही है हर एक को। इसको जीवन भर बंद मत करें गायत्री मंत्र को। ठीक है जी, ये इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग दूसरों को उपाय देते हैं उनकी भी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी रक्षा करें। गायत्री मंत्र का जाप इसलिए हर एक के लिए बहुत जरूरी है। एक माला हर रात्रि में सोने से पहले करके सोना चाहिए, क्योंकि दिन भर आपने किसी को कोई ना कोई उपाय सजेस्ट करे हुए होते हैं, वो पलट के आपको कोई डैमेज ना कर जाए, इसके लिए गायत्री मंत्र का जो है वो करना चाहिए। राशियों के तत्वों के और लगन के तत्वों के बारे में आप बताइएगा। भाई मैंने बताया था कि जैसे लगन अगर अग्नि तत्व है तो सबसे कम जो है समस्या रहेगी, और अगर लगन पृथ्वी तत्व है तो उसके बाद, वायु तत्व है तो उसके बाद, और जलीय लगन है तो ज्यादा समस्याएं होने की जल्दी संभावना रहती है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, अगर कभी कभी लगनेश बड़ा अच्छा होता है, अच्छी स्थिति में बैठा होता है, तो ये स्थितियां नहीं आती हैं। ये तो हमें यही तो एक चीज है कि मल्टीपल चीजों पे एक साथ विचार करना होता है। कोई सिंगल चीज पे विचार करके अगर आप कंक्लूजन निकालोगे तो आपकी गलती हो जाएगी। अगर लगन ठीक है तो आपको ये चीजें होने की संभावना नहीं है। इसके बाद आ जाइए कि आपकी चंद्रमा किस राशि में है। अगर चंद्रमा अग्नि तत्व राशि में है और लगन भी अग्नि तत्व है तो बहुत ही बढ़िया, आप देखेंगे बड़ा एनर्जेटिक व्यक्ति मिलेगा हमेशा। लेकिन ये मैं आपको जर्नलाइज चीजें बता रहा हूँ, आपको पूरी कुंडली का विवेचना करनी है। ये नहीं कि हम कोई एक चीज के मतलब बात कहकर हम यहाँ पे कह दें कि ये फाइनल हो गया, ऐसा नहीं है। टोटल अलग अलग चीजों पे आपको विचार करना है। आपका अगर शुक्र खराब है तो अलग तरीके से वैसी प्रॉब्लम दे देगा, नहीं भी है सारी चीजें ठीक है और तरीके की दे देगा। बुध खराब होगा तो आपको जो क्या त्रिदोष दे सकता है। त्रिदोष में कौन सा दोष कब ज्यादा हावी हो जाएगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। त्रिदोष मतलब किसी भी चीज की कभी ज्यादा हो सकती है, और दो एक समय में तो होते ही हैं हर एक के अंदर। हमारा कभी भी एक प्रकृति नहीं होती है कि हम सिर्फ एक ही प्रकृति के हों, हमारे हमेशा दो प्रकृतियां हमेशा साथ। किसी के आप देखोगे वायु और अग्नि ज्यादा होती है तो जल कम होता है, तो उसको जल को ठीक करना होता है। जिसका जल और वायु ज्यादा है उसको अग्नि को ज्यादा बढ़ाना है, उसका डाइजेशन वीक मिलेगा आपको हमेशा ही। तो ऐसी चीजें आपको, ये तो पूरी कुंडली की विवेचना है, बहुत लंबे समय लगता है इसमें, आसानी से नहीं होती है, टाइम सर लगा एक कर। जानकारी लेनी थी आपसे। बताइए नरेंद्र जी। जी सर, अगर किसी को बार बार बेहोशी आती हो तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में, बुध से या अन्य किसी ग्रह से? देखिए बेहोशी मेडिकली कुछ ना निकल रहा हो फिर भी बार बार बेहोश हो रहा हो। बुध का रोल तो रहेगा ही रहेगा ना, बुध का रोल तो रहता ही है ना। आप अगर कभी भी बेहोशी की बात हो रही है तो व्यक्ति का वो देखें, और लग्नेश काफी वीक होगा, आप जरूर देखेंगे। जी जी। आपको लग्नेश की स्थिति अच्छी मिलेगी नहीं वहां पे ना, आप देखेंगे लग्नेश काफी वीक होगा। और बुध का एक्चुअली क्या है, बुध जो है ना हमें चक्कर आने का कारक में से माना गया है ना, आपको पता ही होगा ये चीज तो सभी को। जी जी जी, जी, दो ग्रह चक्कर आने के लिए कारक माने गए हैं। आपको पता है इसके पीछे की भी साइंस है, ये कोई तुक्का नहीं मारा हुआ हमारे ऋषियों ने। कोई ज्योतिष कहीं पे भी तुक्का नहीं है, कोई भी चीज, सारी की सारी साइंस है पूरी की पूरी। अब बताइए गुरु ग्रह भी हमें चक्कर देता है, वो क्यों देता है बताइए? बताइए नरेंद्र जी, मालूम है? ऑक्सीजन का कारक है, आकाश तत्व है। चलो मैं बताता हूँ आपको। ऑक्सीजन की लिवर से रिलेटेड सर, लिवर से रिलेटेड है। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी टाइप ऑफ दी थिंग्स भी दे देता है। नहीं वो सब चीजें आपकी ठीक है, आपने जितनी सबने बात बोली कोई भी बात गलत नहीं है।
कि ऑक्सीजन का कारक है, लिवर का सिग्निफिकेटर है, लिवर तर्क की बात, हाँ, लेकिन तर्क बताइए। हाँ मैं बता देता हूँ ना आपको, सब म्यूट हो जाओ पहले रिक्वेस्ट है। देखिए हमारे ज्योतिष में हम पृथ्वी जो है 23 घंटे 56 मिनट में अपना एक राउंड पूरा करती है, ठीक है जी। गुरु ग्रह केवल एक ऐसा ग्रह है जो 9 घंटे 56 मिनट में अपनी धुरी पे अपना राउंड पूरा कर लेता है। जो पृथ्वी के जो हम दिन गिनते हैं ना, पृथ्वी के दिन के हिसाब से उसका दिन 9 घंटे 56 मिनट है, फास्टेस्ट। इतना विशाल ग्रह जिसमें पता नहीं कितनी पृथ्वियां आ जाएं, ठीक है, सैकड़ों पृथ्वियां आ जाएंगी, और वो सबसे फास्ट मूव करता है। तो आपको कहीं फास्ट मूव करा दिया जाए ऐसे तो चक्कर आएंगे नहीं आएंगे? तो सिंपल सी बात है, फास्टेस्ट प्लेनेट होने की वजह से मूव अपनी धुरी पे बात हो रही है। वैसे आप बात करोगे तो वो स्लो प्लेनेट है, लेकिन वो अपनी धुरी पे फास्टेस्ट प्लेनेट है। तो इसलिए किसी किसी को जब चक्कर आते हैं तब आप देखेंगे कि गुरु का या बुध का रोल मिलेगा। वर्टिगो वाली जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है, यही तो प्रॉब्लम होती है। एक लिक्विड है जिसका इम्बैलेंस होता है, उसके कारण से चक्कर आते हैं। कान के अंदर हमारा लिक्विड होता है, वो इसका इम्बैलेंस होता है। अब वो लिक्विड क्या है, वो लिक्विड फिर अगेन बुध आ जाता है, एंडोलिम्फ है, यस। हाँ, तो अगेन दैट इज बुध। तो वो चीज ही तो साइंस है एक्चुअली, कोई तुक्का नहीं मारा हुआ, उन्होंने हर चीज को बताया है, तो बिल्कुल साइंटिफिकली बताया। अब शुक्र जो है वो बिल्कुल एंटी डायरेक्शन में घूमता है। सारे ग्रह जिस डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं उससे वो उल्टा अपनी धुरी में घूम रहा है। और सबसे ज्यादा वहां पे वो है क्या कहते हैं, इतनी सारी हम शब्द वलय। हाँ मतलब जो हमारे पृथ्वी से एक जगह से कहीं से वो विस्फोट करके कोई लावा निकलता है तो हम बताते हैं वहां तो ज्वालामुखी हजारों में एक्टिव ज्वालामुखी हैं, लगभग 2000 के करीब एक्टिव बड़े वाले ज्वालामुखी हैं वहां पे। और उसकी तुलना स्त्री से करी जाती है तो उसके पीछे का कारण जस्टिफाई कर सकते हो आप। कभी भी देखना, हम जितना काम करते हैं ना आदमी लोग, हमारे से लेडीज ज्यादा एनर्जेटिक है, ज्यादा काम करती हैं। अभी मेरे को काम करना पड़ा है ना, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूँ सच्ची मुझे हाथ जोड़ के थैंक यू करना चाहिए लेडीज को, बहुत ज्यादा काम करती है, हमारे बस की नहीं है उतना काम करना। सच्ची कह रहा हूँ, सैल्यूट है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सुबह से एक एक के लिए चीजें बनाने के लिए, कब किसको चाय देनी है, कब किसको नाश्ता देना है, वो सारी चीजें जो है वो सब कुछ बड़ा करती है मेहनत से। तो उतनी एनर्जी जैसी वैसी चमक धमक रखते हुए अपने आप को मेंटेन करते हुए वो सारी चीजें, तो चीजें बहुत अच्छी हैं। तो कोई प्रश्न है तो आप बात करें। मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, मेरा आपको नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। विवेक जी से मेरा एक प्रश्न है कि विवेक जी ने जो अभी जो बोला कि भाई 120 ग्राम या 1200 ग्राम सौंफ लेके मरीज के बिस्तर के पास लगा दीजिए, या चम्मच में पानी लेके रीम लिख के उसके सर ऊपर मुंह के ऊपर लगा दीजिए। अभी जो कोविड जो पेशेंट रहता है, अभी कोविड में किसी को जाने की परमिशन नहीं होती है, कोई भी सगे वाला रिश्तेदार कोई जाता नहीं है। अभी डॉक्टर, वार्ड बॉय, नर्स वो लोग करेंगे नहीं करेंगे वो कुछ पक्का नहीं है। विवेक जी ने आगे बोला था कि भाई मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, वो उसको क्रिटिकल कंडीशन में था तो वो गए थे, उन्होंने वो किया था, मुझे पता है। उन्होंने ग्रुप में भी बोला था कि भाई अभी मैं 2-3 दिन के लिए भोपाल या इंदौर जा रहा हूँ। उनकी वो ग्रुप में वो हमारी बात हुई थी उस विषय में। तो मेरा ये प्रश्न है कि अभी हम लोग अगर कोई भी जान पहचान वाला या रिश्तेदार है, वो मानेगा कैसे कि भाई ये करने से डॉक्टर से बड़े आप है? नहीं, डॉक्टर का काम बंद नहीं करना चाहिए कभी भी। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर का काम बंद करके ये करना है तो दैट्स रॉन्ग। वी आर नॉट डॉक्टर्स। मैंने पहली बात ये बोली, मैंने आपको बोला मैं दवाई सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को, कोई चीज वो नहीं करूंगा। सर्टिफाइड नहीं हूँ मैं ऐसा है। हाँ जी, आपने बोला कि सर्टिफाइड पर्सन नहीं हूँ मैं इसके लिए। नहीं हूँ जी, मैं नहीं हूँ, मैं ऑथोराइज नहीं हूँ, मेरे को ये करना ही नहीं चाहिए। मेरा काम जो है मेरे को ये बताना चाहिए कि मैं आपको अब 9th हाउस जो है मेरे को ये बताता है कि उसको सही डॉक्टर मिल रहा है या नहीं मिल रहा।
अगर 9th हाउस का की स्थिति खराब है तो इसको मतलब डॉक्टर बदलने की जरूरत है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा भाई साहब, डॉक्टर चेंज कर सकते हो, आपको डॉक्टर को बदल देना चाहिए। मेरा काम यहीं तक है, मेरे को उपाय बताने हैं। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दवाई लेके घर तक देने नहीं आता है, वो आपको केमिस्ट के पास जाके लेके आना होता है। तो वो कौन कराएगा, कहाँ से कराएगा, मैंने आज तक कभी इंटरफेयर नहीं करा, मेरा काम नहीं है, तो वो चीज मैं कभी नहीं करता। तो कभी भी मेरे ख्याल से उनका भी उद्देश्य ये बात कहने का पीछे कभी भी नहीं था कि हम उनको कहें इलाज ना कराओ, इलाज तो कराना ही है। अंधविश्वास के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, हम विश्वास जागृत करने के लिए। मैंने पहले भी बीच में एक बार याद होगा, मैंने बोला कि बड़े सारे लोगों ने ये अफवाहें फैलाई कि ये साजिश है। मेरी कई जगह बहस हुई, मैंने कहा मत करो भैया, आपकी बात में आकर किसी ने दवाई नहीं करी या मास्क नहीं लगाया, उसको रोग हो गया और वो मर गया, तो आपने पाप किया इसका, आप उसकी मृत्यु के कारण है। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा वर्ग ये लेकर बड़ी जगह पे बहस करता रहा, साजिश हो रही है, इंटरनेशनल साजिश है, ये माफिया है, उनका काम है, ये कर रहे हैं। मैंने कहा भैया मत करो, पूरी दुनिया के सारे लोग जो हैं वो बेवकूफ नहीं हो सकते, साइंटिस्ट बेवकूफ नहीं हो सकते, ये चीज नहीं करें आप। तो आप डॉक्टर की जगह लेने की कोशिश ना करें, डॉक्टर का काम डॉक्टर का है, हमारा काम नहीं है डॉक्टर की जगह लेने का। हमारा काम है कि हम उसमें देख सकते हैं कि भाई कहीं पे कोई मैं उसकी किसी की मदद कर सकता हूँ पूर्ण। आज इसी उद्देश्य से हमने ये किया आज भी क्लास की। सर अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ कौन सा है? हाँ मुझे भी कुछ बोलना है। हाँ एक एक करके बोले, ऐसे तो सारे। राव जी बोलिए आप। HN राव भोपाल से हूँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार जी। पहले तो फेस दिखाएं तभी तो समझ में आएगा कौन बोल रहा है। नहीं मैंने ऑफ कर रखा है सब इसलिए। सर आप फेस दिखा दीजिए सारे जने ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं वैसे जब पढ़ाता हूँ क्लास में कोई भी ऐसे मेरे साथ बैठ नहीं सकता, मैं मना कर देता हूँ। क्योंकि मैं इनफॉर्मल ड्रेस में हूँ इसलिए मैं वो ऑन नहीं कर रहा। अच्छा बताइए सर। तो मेरा निवेदन केवल जिग्नेश भाई वाली बात पे था कि आपने पहले ही कह दिया कि डॉक्टर जो कर रहा है उसको तो करने ही देना है, दवा तो करना ही है, उसमें तो कहीं हस्तक्षेप नहीं करना है। बिल्कुल। विवेक सर ने कहा वो अगर आपको श्रद्धा है, विश्वास है तो कीजिए, क्योंकि मंत्र जो भी है या उपाय तो श्रद्धा या विश्वास का प्रश्न है। अगर आप श्रद्धा विश्वास नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल, मात्र मुझे इतना ही कहना था, धन्यवाद। नहीं मैं इसमें आपकी बात को जोड़ता हूँ कि मेरे पास कोई आएगा तो ही मेरे को उसको सुझाव देने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बिना मांगे सुझाव दोगे, आप ही अपमान का कारण बनोगे खुद के। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई सुझाव नहीं देना चाहिए कभी भी। भाई कोई ज्योतिष में कहा मेरे को ये चीज के लिए मेरे को आपसे सुझाव चाहिए तो ही सुझाव दीजिए अपना, वरना मत दीजिए। ज्योतिष में कहा गया है कि जब तक आपसे कोई ना पूछे आप आगे बढ़ के मत बताइए। नहीं बताना चाहिए। धन्यवाद। घनश्याम जी नमस्कार करता हूँ आपको। हाँ मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। नहीं जिग्नेश जी हो गई। मैं ये ऐसी बात हो गई, समाप्त करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी वर्षा जी आप कुछ कह रही हैं? हाँ जी मैं ये कह रही थी कि दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय में माता ने खुद ने कहा है कि ये महामारी मैं ही उत्पत्ति करती हूँ और मैं ही उसको शमन भी करती हूँ। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर ये टाइम पे महामारी के समय पे उन्होंने लिखा है कि ये दुर्गा सप्तशती के अध्याय वगैरह करेंगे या उसके कवच, तिलक और अर्गला, तो वो भी काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं इसको और जस्टिफिकेशन हाँ आप हाँ बोलिए नहीं आप पहले प्लीज आप बोलिए पूरा। बस यही कहना चाहती थी कि ये मैंने पढ़ा, इसके लिए मैं बोला ये भी एक उपाय है कि ये भी कर सकते हैं हम कि कवच, अर्गला, तिलक और सिद्ध कुंजी का भी हम उसका भी सेवन करते हैं, तो उससे हमारे बहुत सारे माने जो इन्फेक्शन आना है वो नहीं आते हैं। माने कवच